हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमने अपनी सेकेंड यूनिट विच इज़ हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, हम उसको पढ़ रहे थे और ये हमारा कंटिन्यूएशन में लेक्चर है। हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो देखे नहीं है तो जाके देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। जो MPPSC का एग्जाम दे रहे हैं या जो MPPSC से रिलेटेड अदर एग्जाम दे रहे हैं जो MPPSC कंडक्ट करवाता है, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, FSO वाला, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आइए से कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं हम क्या क्या पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल के। हमारे कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या था, हमने एक लेक्चर में उसे खत्म कर लिया था। पहले वाला चीज़ हम कर चुके हैं। अब हम इसे कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं कि इसमें 1857 की जो 1857 की जो रिवोल्ट थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किसने कंट्रीब्यूट किया, कैसे कैसे हमने चीज़ें आगे बढ़ाई और कौन कौन से फ्रीडम जो स्ट्रगलर्स थे, रूलर थे उस टाइम, कौन कौन से लीडर्स उभर के आए और उन्हें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि लीडर्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि उनका बर्थ क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था मध्य प्रदेश की फ्रीडम स्ट्रगल में और किधर से उनने मतलब किस एरिया से उनने लीडरशिप कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो हम इसे कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही, अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रमुख विद्रोही कौन कौन से थे जिनने 1857 की रिवोल्ट में बहुत ज्यादा भागीदारी दी थी अपनी। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है, रानी लक्ष्मीबाई। सबने इनका नाम सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। 19 नवंबर 1828 को हुआ था, इनकी बर्थ डेट है ये। ठीक है, बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका था। बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका एक फिल्म भी आई थी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इन्हीं के ऊपर इनकी बायोग्राफी थी, इस तरीके से इन्हीं पे बेस्ड थी। लेकिन प्यार से उन्हें मनु या छबीली कहा जाता था। ठीक है, उनको प्यार से मनु या छबीली नाम से एड्रेस किया जाता था। ठीक है, विवाह इनके झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया था। मतलब इनका पहले नाम लक्ष्मीबाई नहीं था, उनका नाम शादी के बाद लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। ठीक है, पहले नाम उनका क्या था, मणिकर्णिका, और उनको प्यार से मनु बुलाते थे। मनु या छबीली उनको प्यार से बुलाया जाता था। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, झांसी की रानी थी लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म इनका वाराणसी में हुआ था। हम बहुत बार अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वाराणसी में, बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इनके दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ये अपन जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें था कि स्पेसिफिकली इनके दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड कौन से थे, दामोदर राव। तो तभी तो ब्रिटिशर्स इनसे लड़ाई कर रहे थे कि इनका खुद का लीगल हायर नहीं था, तो इसलिए इन्हें अडॉप्ट किया था। तो इसी पे ब्रिटिशर्स लड़ते कि हमारी टेरिटरी, जो आपकी टेरिटरी है वो हमारी हो जाएगी, बिकॉज आपका खुद का चाइल्ड नहीं है। तो जो इनका अडॉप्टेड पुत्र थे, जो दत्तक पुत्र जिसको हम बोलेंगे, वो कौन से हो गए, दामोदर राव। ठीक है, ये हमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने मेन चीजें पढ़ ली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। झांसी का युद्ध सितंबर 1857, पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर असफल आक्रमण किया। जनवरी 1858, ठीक है, जनवरी 1858 को क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज सेना का झांसी पर आक्रमण हुआ, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर निकलने में सफल हुई। ठीक है, इनने आक्रमण किया लेकिन रानी वहां से बचकर अपने पुत्र के साथ बचकर निकलने में वहां से सफल हो गई। ठीक है, रानी झांसी से कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। ठीक है, ये आपको ने पढ़ा होगा कि तात्या टोपे इनके सहयोगी थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 में तात्या टोपे का भी काफी बड़ा योगदान है। ठीक है, तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी की लक्ष्मीबाई का साथ दिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि जिनके किन किन ने रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, तो सबसे पहले तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही थे, उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। और क्या बोला, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव फर्स्ट थे, उनके जो वंशज कौन से, क्या, अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, यही समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, 18 जून 1858 को क्या बोल रहे हैं, ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेज सेना ने से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून को 1858 को इनकी डेथ हो गई थी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने थोड़ी जस्ट समझ लिया कि क्या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हमें पढ़ते हैं। आई होप सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा।
ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड हमने इसे कवर कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारे फ्रीडम कंट्रीब्यूशन जिसने दिया था फ्रीडम स्ट्रगल में वो कौन थे। तो इनके ही सहयोगी थे जिनका नाम है तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम आप पूछा जा सकता है कि वास्तविक नाम, उनका ओरिजिनल नेम क्या था तात्या टोपे का। तो उनका ओरिजिनल नेम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, ये इनका ओरिजिनल नेम था और इनको तात्या टोपे एड्रेस किया जाता था, तात्या टोपे से इन्हें बुलाया जाता था, ठीक है। युद्ध की नीति, एक ये युद्ध की जो एक टेक्निक होती है, वॉरफेयर टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं हम छापामार नीति, इसमें ये बहुत ज्यादा पारंगत थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। इसमें बोलते छापामार युद्ध जो ये करते थे इसमें काफी ज्यादा बढ़िया थे, काफी ज्यादा अच्छे थे, काफी ज्यादा निपुण थे, ठीक है। किस टेक्निक में, छापामार युद्ध की जो पद्धति होती है उसमें काफी ज्यादा निपुण थे। इनको उपनाम, हमने उपनाम दिया हुआ जिसका नाम है महाराष्ट्र के बाघा, महाराष्ट्र का बाघा, ठीक है, ठीक है, उपनाम दिया है हमने महाराष्ट्र का बाघा, ठीक है। ये जनरली बुक्स में नहीं लिखा रहता है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तात्या टोपे किसको बोलते थे महाराष्ट्र का बाघा, तो हम बोलते थे तात्या टोपे को, ठीक है। अब हम इनका योगदान देख लेते हैं। योगदान क्या था, इन्होंने झांसी की रानी के साथ ही कंट्रीब्यूट किया था मध्य प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसी को समझ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। तात्या टोपे ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार किया, जैसे हमने पढ़ा था अभी, ग्वालियर पे अधिकार का हमने फाइट किया था रानी लक्ष्मीबाई के साथ में, उनका सहयोग किया था, साथ दिया था, ठीक है। एवं लगातार 2 वर्षों तक छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा अंग्रेजों की नाक में दम करते रहे, ठीक है। जिस टेक्निक में वो बहुत ज्यादा अच्छे थे उससे ब्रिटिशर्स को काफी परेशान करते थे, अंग्रेजों को काफी 2 साल तक उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया, यही बता रहे हैं उसमें। वर्ष 1859 में सिंधिया के नरवर में रहने वाले सामंत मान सिंह द्वारा धोखे से उन्हें पकड़कर अंग्रेजों को दे दिया गया, गलती से पकड़ा गए थे, पकड़ाए नहीं थे, इनको धोखा मिला था। और धोखा किसने दिया था, 1859 में सिंधिया के नरवर में रहने वाले, कौन से, क्या नाम है, सामंत मान सिंह, ठीक है, मान सिंह द्वारा इन्हें धोखा से पकड़ लिया गया था और ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी में फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है, इनको फांसी दे दी थी, अब एट दी एंड इनको फांसी दे दी गई थी और शिवपुरी में इन्हें, शिवपुरी में जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इनको फांसी दी थी, तो शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये हमारे तात्या टोपे का कंट्रीब्यूशन है इन फ्रीडम स्ट्रगल। हमें इसमें इनका ओरिजिनल नाम पता होना चाहिए, फिर इन्हें किस पद्धति में, किस टेक्निक में ये काफी ज्यादा अच्छे थे, तो छापामार युद्ध पद्धति में काफी ज्यादा अच्छे थे। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, इनको महाराष्ट्र का बाघा बोला जाता है, ये हर जगह नहीं मिलता, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा झलकारी बाई। झलकारी बाई के बारे में पढ़ते हैं। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षका, ठीक है, अंगरक्षका मतलब उनकी बॉडीगार्ड थी, अंगरक्षक झलकारी बाई उनकी अंगरक्षक थी, बॉडीगार्ड थी, ठीक है। किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की बॉडीगार्ड थी झलकारी बाई। रॉयल आयरिस्ट के विरोध करते हुए ग्वालियर के निकट कोटा के सराय में वीरगति को प्राप्त हो गई, मतलब ये भी विरोध कर रही थी, किसका, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रही थी, ठीक है। और बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की होगी वैसे ही इनकी हो गई। तो झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, तो रानी लक्ष्मीबाई का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, या जिसको बोलेंगे हम बॉडीगार्ड थी, ठीक है। ये भी किसके खिलाफ लड़ाई करती, रॉयल आयरिस के खिलाफ ये रिवोल्ट कर रही थी, ठीक है, और उसी से उनकी डेथ हो गई, उधर पे ही उनकी डेथ हो जाती है, ओके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे चीजें देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब ये हमारा नेक्स्ट है गिरधारी बाई, ठीक है। झलकारी बाई और गिरधारी बाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो गिरधारी बाई अवंती बाई की सहायिका थी, ठीक है, इनकी सपोर्टर थी, इनकी अंगरक्षिका थी, ठीक है। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, अवंती बाई की थी, ठीक है। आपने पढ़ा था ना अवंती बाई के बारे में, हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था अवंती बाई के बारे में, ठीक है। कहाँ की ये थी, ठीक है, यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, और यहाँ से किस किसने रिवोल्ट किया, विद्रोही का नाम दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस एरिया से किसने किसने लड़ाई करी है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं।
खरगोन से किसने लड़ाई करी? खरगोन से जो रिवोल्ट थे तांत्या भील के बारे में हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा है कि उनके ट्राइबल हीरो थे, ट्राइबल लिटरेचर का बहुत बड़ा पार्ट है, तो इन्हें हमने काफी ज्यादा इनको डेप्थ में पढ़ा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो लेक्चर को देख सकते हैं। सागर से किसने लड़ाई करी थी? सागर से विद्रोह किया था शेख रमजान ने। सागर से शेख रमजान ने यहाँ से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, नरसिंहपुर से किसने करा था? ढिल्लन शाह ने नरसिंहपुर से विद्रोह किया था। नरसिंहपुर से विद्रोह किया था, ठीक है, ढिल्लन शाह ने। नेक्स्ट हमारा मंडला डिस्ट्रिक्ट से किसने विद्रोह किया था? देवी सिंह, ठीक है, मंडला से देवी सिंह ने किया था। फिर अपना गढ़ा मंडला से कौन थे? शंकर शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकर शाह गढ़ा मंडला वाले एरिया से थे। उज्जैन से भीमा नायक थे। रायपुर से हमारे नारायण सिंह थे। राघवगढ़ से हमारे राजा ठाकुर प्रसाद थे। संबलपुर छत्तीसगढ़ से बुंदेलखंड तक का विद्रोह सुरेंद्र राय ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है, इनके आपको ये तो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका ने। और अवंती बाई का जो पूरा विद्रोह था वो उधर किस साइड से होता है? गढ़ा मंडला वाला एरिया, मऊ से विद्रोह किया था शाह नवाज खान ने। मऊ से किसने विद्रोह किया था? मऊ से शाह नवाज खान ने, ठीक है। ये हमारे लीडर्स के नाम हो गए, किस एरिया से वो बिलोंग करते थे, क्या क्या इनने कंट्रीब्यूट किया था, और इम्पोर्टेंट किस किस एरिया से रिवोल्ट किए थे 1857 की लड़ाई में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसने कहाँ से रिवोल्ट किया था। झांसी का नाम हमें याद रहेगा, ठीक है, हमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमें याद रहती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो हम भूल जाएंगे वो होगा कि मंडला से किसने किया था, उज्जैन से किसने किया था, तांत्या भील कौन से एरिया में थे, ठीक है। फिर अपन क्या भूल जाएंगे? राघवगढ़ कौन सा वाला एरिया था, ठीक है। तो अपन राघवगढ़ कटनी वाला एरिया था, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, है ना। कहाँ किसने रिवोल्ट किया था? ठाकुर प्रसाद सिंह ने। तो हमें यहाँ के लीडर्स किस एरिया को वो एड्रेस किया जाता था, राघवगढ़ किसको बोला जाता था, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्हें बोला कि संबलपुर से बुंदेलखंड तक का जो विद्रोह था वो किसने किया था? तो हमारे सुरेंद्र राय ने किया था, ठीक है। फिर मऊ से विद्रोह शाहनवाज खान ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको ढंग से देख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमने सारे 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ से किसने कंट्रीब्यूट किया था और किस तरीके से चेन रिएक्शन हुआ था। कि अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश में, कि 1857 की लड़ाई डायरेक्ट नहीं हुई थी, ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स हुए होंगे, ठीक है, जिसने एट द रिजल्ट बाद में जाके रिजल्ट हुआ होगा, मतलब रिजल्ट ऐसे हुआ होगा, मतलब बाद में रिजल्ट हुआ होगा कि इसका रिजल्ट था 1857 की रिवोल्ट, जिसमें हमने बाद में बहुत चेन रिएक्शंस हुए थे। चेन रिएक्शंस में हमने बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा करते करते बाद में लास्ट में 1857 की रिवोल्ट हुई थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चेन ऑफ इवेंट्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम एक कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस कब बनी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन था मध्य प्रदेश में कांग्रेस में। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम देख रहे हैं कांग्रेस का क्या कौन कौन से लीडर्स थे, किस किस आंदोलन में हमने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये जलियांवाला मैसेकर ऑफ भोपाल किसको बोला जाता है, चरण पादुका मैसेकर कहाँ पे हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वो हम इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं प्रारंभिक घटनाक्रम, ठीक है। यहाँ पे हम कांग्रेस का अधिवेशन से स्टार्ट करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें अपन को अपन को पता हुआ है, ऑलरेडी पता है कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, आईएनसी का स्थापना फाउंडेशन इस टाइम हुई थी, 1885 में हुई थी। किसने करी थी इसकी स्थापना? एओ ह्यूम ने, ये हमें पता है, ठीक है। तो फर्स्ट अधिवेशन तो हमें पता ही होना चाहिए कि फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, मतलब 1885 में मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, और इसको किसने फॉर्म किया था? एओ ह्यूम ने, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें सेकंड सेशन से क्यों करना है? सेकंड सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सेकंड सेशन में यहाँ पे कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, मध्य प्रदेश से, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड अधिवेशन जो हुआ था, सेकंड सेशन हुआ था, सेकंड अधिवेशन बोलेंगे हम, कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और इसमें क्या मध्य प्रदेश का योगदान है उसको हमें पढ़ना है।
ठीक है। सन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन मध्य प्रदेश में से बापू राव, दादा किन्हड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरी भिड़े और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। ठीक है, ये सारे लोग ने मध्य प्रदेश से सेकंड अधिवेशन जब हुआ था इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड अधिवेशन अपना कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, कैलकाटा में हुआ था और इन सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नाम यहाँ पे जो सारे लीडर्स हैं उनके पता होना चाहिए कि किन किन ने पार्टिसिपेट किया था। 1886 में सेकंड सेशन विच वाज कंडक्टेड इन कैलकाटा, वहां पे क्या था? सेकंड सेशन के जो अपने प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी ये हमारे प्रेसिडेंट थे और यहाँ से ये 3-4 लोगों ने मध्य प्रदेश से यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था इस जो सेकंड अधिवेशन था उसमें। कौन कौन से थे? ठीक है, कौन कौन से लोग थे? सबसे पहले तो बापू राव, ये नाम पता होना चाहिए, इसको लिखने का, इसको समझाने का इम्पोर्टेंट, मतलब इसको हमने क्यों मतलब लिया है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोगों ने सेकंड अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था ये पता होना चाहिए। तो कौन से कहते हैं? बापू राव, इनका नाम हमें पता होना चाहिए। सेकेंड है दादा किन्हड़े। ठीक है, दादा किन्हड़े, गंगाधर चिटनिस, इन सबके नाम हमें रटे होने चाहिए, तो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। गोपाल हरी भिड़े और अब्दुल अजीज ने, ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश से सेकंड अधिवेशन, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में स्पेसिफिकली। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि कब हुआ था, क्या किस जगह पे हुआ था और कौन से इनके प्रेसिडेंट थे, ये मैंने लिख दिया है। और ये हमारे येलो से जो मार्क्ड है ये हमारे लीडर्स हैं जिनने पार्टिसिपेट किया था मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा कौन सा अधिवेशन हमें पढ़ना है? कांग्रेस का 7वां अधिवेशन पढ़ना है जो नागपुर में हुआ था 1891 में। ठीक है, 1891 में हुआ था। कौन सा? 7वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नागपुर क्योंकि पहले नागपुर एमपी की ही टेरिटरी में आता था, फिर बाद में उसको हमने जो अलग किया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष यहाँ पे है अपने अध्यक्ष यहाँ पे आनंद चार्लू। अध्यक्ष कौन है? आनंद चार्लू। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? किसने इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आनंद चार्लू। ठीक है, स्पेसिफिकली 7वें अधिवेशन में क्या बात करी गई थी? स्पेसिफिकली 7वें अधिवेशन में बात करी थी कि हम किस तरीके से अलग अलग फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जो फ्रीडम जो वो फीलिंग है पेट्रियोटिज्म की, किस तरीके से लोगों के अंदर जगा सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है परिणाम क्या हुआ? इससे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत हुई। किसकी राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत हुई। ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल पेट्रियोटिज्म यहाँ से जग गई। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस में तिलक के प्रभाव के साथ मध्य प्रांत में मालवा आदि गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव, अखाड़ों आदि मध्यम राष्ट्रीय भावना और प्रचार होने लगा। ठीक है, हम क्या करने लगे? हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगे। कौन कौन से? गणेशोत्सव, शिवाजी उत्सव, अखाड़ों का यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो कल्चर्स, जो अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं वो साथ में आ जाते हैं और जिनको लगता है कि हम सेम ही कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आने लगती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म की हमारी कंट्री है, तो वो धीरे धीरे भावना जगने लगती है। 1857 वाली जो लड़ाई हम देख रहे थे उसमें 1857 में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। हम एक फीलिंग थी कि हमें अपने राज्य को फ्री करना है ब्रिटिशर्स से, लेकिन जो एक पूरा इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे, है ना। सब अपने अपने राज्य को बचाने के पीछे पड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो धीरे धीरे हम क्या कोशिश करने लगे बाद में कि राष्ट्र जो एक इंडियन कॉन्सेप्ट आ जाए और इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए कि हम सब एक है। तो इसलिए इसने हमने क्या कंट्रीब्यूट करा? हमने कोशिश करी कि हम अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, शिवाजी, गणेश उत्सव, ये सब हम सेलिब्रेट करें और लोगों के अंदर वो भावना जगा दे कि हम सब एक है। राष्ट्रीय चेतना की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म, जो नेशनल पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है, वो लोगों के अंदर मन में एक भावना, एक फीलिंग जग जाएगी इससे। ठीक है, अभी भी देखते हैं ना, हम कोशिश करते हैं अलग अलग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की भी कितनी सारी प्रैक्टिसेस रहती है कि हम स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करें, हम अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज करें। हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें ऑर्गेनाइज? कि एक लोगों में एक फीलिंग आ जाए, हम हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हमको सब हमारा, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और सब टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो एक फीलिंग आनी चाहिए उनको। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है 7वां अधिवेशन।
ठीक है। खंडवा के सुबोध बंधु और जबलपुर के टाइम्स से प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार बढ़ने लगा। ठीक है, स्पेसिफिकली ने बताया कि किससे इसका राष्ट्रवाद का जो प्रचार है वो बढ़ने लगा। ठीक है, इससे खंडवा के सुबोध बंधु और जबलपुर के टाइम के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का जो प्रचार है, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, जो इम्बाइब करने की वो कोशिश कर रहे थे लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, ये हमारा 7वां अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, 7वां अधिवेशन, ये हमारे लिए एमपी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यहाँ पे एक और अधिवेशन था, डायरेक्ट इन लोगों ने लिख दिया 9th अधिवेशन, 9th सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, 9th सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, 9th सेशन था कांग्रेस का, दूसरा 7वां और 9th पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th सेशन था, 1893 में उसको कंडक्ट कराया था। 1893 में ये हुआ था, 1893 में ये हुआ था। ठीक है, दादा भाई नारोजी, इनके दादा भाई नारोजी यहाँ पे भी प्रेसिडेंट थे। और इसमें स्पेसिफिकली हमें क्या करना है, हरि सिंह गौर जो मध्य प्रदेश से थे, उनने पार्टिसिपेट किया था इस अधिवेशन में। ठीक है, ये जो सेशन हुआ था, हरि सिंह गौर फ्रॉम मध्य प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन दिस अधिवेशन, इज इन दिस सेशन हरि सिंह गौर ने पार्टिसिपेट किया था। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम कांग्रेस का पहला प्रांतीय अधिवेशन देखते हैं, क्या 1905 वाला, 1905 में मध्य प्रदेश के नागपुर में हुआ था। दादा साहेब खारपड़े इसके आयोजक थे। ठीक है, यहाँ तक हमारे समझ आ गए, 3 चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ ली जिसमें मध्य प्रदेश का योगदान था। अब हम 1905 में पहुंच गए, 1905 में पहुंच गए। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, दादा साहेब खरपड़े इसके आयोजक थे। कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ था 1906 में। ये डेट हमें याद होनी चाहिए, कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, किसने इसको लीड किया था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सन 1906 में गंगाधर चिटनिस ने जबलपुर के प्रांतीय अधिवेशन को बुलाया। गंगाधर चिटनिस का नाम हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये गंगाधर चिटनिस का नाम हम नीचे भी देख रहे हैं कि इन्हें प्रांतीय अधिवेशन ने बुलाया। और कार्यकर्ता कौन कौन से थे, पंडित शिव शंकर शुक्ल और हरि सिंह गौर। ठीक है, 1905 में बंग भंग मूवमेंट जो चल रहा था, जो बंगाल स्प्लिट का मूवमेंट चल रहा था, उसी के टाइम की बात चल रही है। ठीक है, इसको फटाफट आप एक बार देख लो, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक और अधिवेशन हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक और अधिवेशन हुआ था, कौन सा था, 53rd अधिवेशन जो जबलपुर में हुआ था, जिसको हम त्रिपुरी कांग्रेस बोलते हैं, वो भी हुआ था। आगे वाली स्लाइड में हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। एमपी पर्सपेक्टिव से हमें ये चीजें पढ़नी होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए, पढ़ना ही है ये, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हम। ठीक है, कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1907, हरि सिंह गौर ने इसका आयोजक रायपुर में किया था। कहाँ पे हुआ था, ये रायपुर में हुआ था, ये रायपुर में हुआ था। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र, हरि सिंह गौर आदि इसके सक्रिय हुए। ठीक है, ये नाम है लीडर्स के, ये हमें पता होना चाहिए, नाम है ये सब लीडर्स के, ये हमें पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है होम रूल लीग, जबलपुर में कब हुई स्टार्ट, जबलपुर में 1905 में। प्रांतीय राजनीतिक परिषद खंडवा, ये सब अध्यक्ष, ये जो नाम है जगह के, ठीक है, किस किस क्या क्या चीजें हुई वो हमें एक बार आप रीड कर सकते हो, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब किसने कौन अध्यक्ष थे, क्या क्या चीजें हुई, तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी कांग्रेस आगे आएगा, जिसको आपको 53 वाला जो बना, 53rd जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था, वो एमपी में हुआ था, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे कांग्रेस की समितियां। कांग्रेस की समितियां 1920 में मध्य प्रांत में 3 कांग्रेस समितियों का गठन हुआ। ठीक है, इसमें इनमें पहले विदर्भ के लिए हुई। ठीक है, पहले जो 3 समिति का गठन हुआ, यहाँ पे 3 समिति बनाई गई, 3 समिति का गठन हुआ। ठीक है, तो जो पहले थी वो विदर्भ वाले एरिया में बनी, दूसरी महाकौशल वाले एरिया में हुई हिंदी क्षेत्र के लिए, तथा तीसरी नागपुर के लिए थी। ठीक है, 3 समितियां बनी, तो ये अलग अलग एरिया की थी, एक विदर्भ की थी, एक महाकौशल रीजन के लिए थी, और एक अपना बोल रहा है नागपुर रीजन के लिए थी। इसके माध्यम से भाषावार प्रांतों को प्रतिपादन किया गया। ठीक है, सिंपल यहां पे समझा दिया गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जबलपुर का असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920
जबलपुर का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में। वो जबलपुर के, स्पेसिफिकली जबलपुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व संभालने के बाद इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करा गया, जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि प्रारंभ हुए। ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ मूवमेंट्स थे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहाँ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं 1920 में। ठीक है, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रसाद मिश्र, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, रविशंकर शुक्ल आदि ने इस दिशा की पहल करी। ठीक है, ये हमारे लीडर्स के नाम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लीडर थे इस स्पेसिफिक आंदोलन में, इनके नाम पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पत्र कर्मवीर में इसके प्रकाशन को राष्ट्रीय चेतना के प्रसार की नई दिशा दी। इनने एक मैगजीन को एक मैगजीन पब्लिश करी थी जिसका नाम था कर्मवीर, जिससे राष्ट्रीय चेतना का उजागर हुआ वापस से। राष्ट्रीय चेतना मतलब नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो वापस से उजागर होने लगी लोगों के बीच में। विक्टोरिया टाउन हॉल में ध्वजारोहण कार्यकर्ता प्रेमचंद उस्ताद। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं बात। ये जो बेसिक चीज थी, कौन कौन से लीडर्स थे वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आगे हम चीजें जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द एमपीपीएससी के मध्य प्रदेश में और क्या क्या चीजें हुई वो हम आगे वाली स्लाइड में देख रहे हैं। एक बार इसको फटाक से आप देख लो। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो होता है झंडा सत्याग्रह क्या हुआ था। झंडा सत्याग्रह क्या होता है, झंडा सत्याग्रह में क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह किस एरिया में हुआ था, डेट पूछी जाती है, कौन से लीडर्स थे, क्या रीजन था, और बहुत सारे इसमें लीडर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ कि बाद में ब्रिटिशर्स माने कि नहीं माने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा सत्याग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक जंगल सत्याग्रह है जो हम आगे पढ़ेंगे, एक झंडा सत्याग्रह, तो ये झंडा सत्याग्रह पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए। तो एमपी पर्सपेक्टिव से, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश पर्सपेक्टिव से झंडा सत्याग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था, कहां पे हुआ था? जबलपुर में हुआ था 1923 में। जबलपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह 1923 में। डेट लिखी हुई है 13 अप्रैल 1923। डेट पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1923। ठीक है, ये हमें डेट पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है झंडा सत्याग्रह। ठीक है, जबलपुर फ्लैग सत्याग्रह बोलते हैं इसको, फ्लैग सत्याग्रह बोलेंगे या झंडा सत्याग्रह बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था देखो, इसमें पढ़ लेते हैं। कारण क्या था? 13 अप्रैल 1923 को सत्याग्रह का प्रारंभ नागपुर में हुआ एवं इसकी लहर जबलपुर में पहुंची, किंतु भारतीय ध्वज को अंग्रेजों द्वारा नगर पालिका भवन पे से उतार दिया गया। ठीक है, कार्यकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्याम सुंदर भार्गव, सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर है यहाँ पे। ठीक है, अब्दुल कादिर सिद्दी, नाथूराम मोदी ने धरना सत्याग्रह एवं प्रदर्शन का प्रारंभ किए। छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण दास सक्रिय थे छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। देखो इसमें स्पेसिफिकली क्या कर रहे थे, ये लोग ब्रिटिश जो क्या थे, जो यहाँ के लीडर्स थे, वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग थी वहां पे ये लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, जिसको ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो उसके खिलाफ धीरे से जो राष्ट्रीय चेतना की जो फीलिंग थी वो चली रही थी, तो लोग उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पे ये लोग विद्रोह कर, मतलब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पे ये लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, झंडा फहरा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया था। उनको उनके ईगो पे लग गई थी या कुछ भी, उनको पसंद नहीं आया था, तो वो उनके अंदर उनको वो इस चीज को स्टॉप कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिकली इसी के खिलाफ, इसी के रिवोल्ट में हम करने लगे कि हम तो झंडा फहराएंगे, हम झंडा करेंगे, मतलब लहराएंगे ही। ठीक है, तो इसके खिलाफ विद्रोह हो गया था और ये हमारे लीडर्स के नाम है जिनने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था झंडा सत्याग्रह में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जबलपुर में हुआ था और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में ये लोग फ्लैग होस्टिंग करते। कारण ये था और इसमें ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिया था, इस वजह से विद्रोह होने शुरू हो गए थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1923 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, झंडा सत्याग्रह। लीडर्स के नाम हमें पता होना चाहिए, किस किस एरिया से कहाँ के लीडर्स थे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो इसमें हुए थे। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट क्या रहा, परिणाम क्या रहा था बाद में कि 18 अगस्त 1923 को ध्वजारोहण की अनुमति दे दी गई, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्रोही हो गए थे यहाँ के लोग। ठीक है, यहाँ के लीडर्स काफी ज्यादा सक्रिय हो गए थे, बहुत ज्यादा विद्रोह करते थे। बाद में जाके इनको फ्लैग होस्टिंग की अनुमति या जो हमको बोलते हैं कि परमिशन दे दी थी बाद में ब्रिटिशर्स ने।
माखनलाल चतुर्वेदी राजेंद्र प्रसाद ने के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। झंडा सत्याग्रह का केंद्र ये शुरू हुआ था नागपुर में, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी आग थी वो जबलपुर तक भी पहुंची थी, ठीक है, झंडा सत्याग्रह की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या कारण था ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जंगल सत्याग्रह, ठीक है। झंडा सत्याग्रह था, एक हमारा जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह के पिछली बार क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कि इसका नेतृत्व करता इस पर्टिकुलर एरिया से कौन थे, तो ये लीडर्स के नाम हमें पता होना चाहिए। जंगल सत्याग्रह में, हर सत्याग्रह में हमें लीडर्स के नाम पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए, ठीक है, और जो अलग अलग लोग उसमें पार्टिसिपेट किए उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जंगल सत्याग्रह वाले पढ़ते हैं, घोड़ा डोंगरी वाले रीजन में होता है, 1930 1930 में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1923 में, और ये कब होता? 1930 में हुआ था। क्षेत्र कौन सा था इसमें? छिंदवाड़ा, सिवनी और हरदा वाला क्षेत्र था, ठीक है। छिंदवाड़ा, सिवनी और हरदा वाला क्षेत्र था यहाँ पे। प्रमुख नेता इसमें कौन थे? गुंजन सिंह कोरकू, डीपी मिश्र, ललाराम वाजपेयी। जंगल सत्याग्रह की जो प्रेरणा मिली थी हमें, नमक कानून, जो नमक सत्याग्रह हम कर रहे थे रिवोल्ट, उससे हमें प्रेरणा मिली थी और जंगल सत्याग्रह में यहाँ पे वो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जंगल के लिए भी काफी सारे कानून बनाए थे, और यहाँ पे जो लोग थे, जो अपने फॉरेस्ट के जो ट्राइबल लोग थे, उनको काफी सारी चीजों से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनको परमिट नहीं दी थी। तो वैसे जैसे सॉल्ट सत्याग्रह चल रही थी ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पे उन्होंने जंगल सत्याग्रह शुरू कर दी थी कि हमको परमिशन की जरूरत नहीं है, हमारा तो ये एरिया ही है, तो हम यहाँ पे जो हमको अगर लगेगा हम वो करेंगे। तो यहाँ पे लोग काफी विद्रोही हो गए थे, रिवोल्ट करने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी सारे कानून बनाए थे, जंगल के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा कानून बना दिए थे, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए थे। ठीक, किस तरीके से इन्हें कार्यक्रम में विद्रोह किया था? कंधे पर कंबल एवं हाथ में लेकर लाठी से विद्रोह किया था। इन्हें, इनका विद्रोह का तरीका था कि कंबल लिया था और लाठी ली थी, इस तरीके से इन्हें विद्रोह किया था। जंगल सत्याग्रह जिसको हम 1930 में बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे इसको इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? सॉल्ट सत्याग्रह से आई थी। कारण हमने बता दिया, लीडर्स के नाम हमारे लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको फटाक से देख लो आप लोग, तुम आगे पढ़े। ठीक है, नमक सत्याग्रह तो हमें पता ही है ना, हमने इसको कितनी बार पढ़ा हुआ है। तो नमक सत्याग्रह क्या होता है? सॉल्ट सत्याग्रह जिसको बोलेंगे, 1930 में हो रही थी, और इसी का रिजल्टेंट था कि जबलपुर में ये जो अपना ये एरिया था, छिंदवाड़ा सिवनी वाला एरिया था, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली रिवोल्ट करी थी, जंगल कानून को तोड़ा था हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम नमक सत्याग्रह पढ़ रहे हैं। क्या ये असहयोग आंदोलन से इसकी प्रेरणा मिली थी? ठीक है, कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जबलपुर में कौन लीडर थे इसमें? स्पेसिफिकली द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास के ने नमक का निर्माण का जो नमक कर जो दिलो, सॉल्ट जो टैक्स ले रहे थे, उसका इन्हें प्रतिशोध, मतलब एक तरीके से रिवोल्ट की थी, प्रतिरोध किया था कि हमें ये चीज, हमको जो टैक्स से हमें नहीं देना है, ठीक है, सॉल्ट बनाने का टैक्स हमें नहीं देना है, ठीक है। कौन कौन से लीडर्स थे हमारे? द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास। सिवनी से किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने विद्रोह किया था। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने विद्रोह किया था। सिवनी से किसने रिवोल्ट की थी? सिवनी से कौन से लीडर थे? तो दुर्गा शंकर मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। जंगल जो सत्याग्रह थी उसमें भी सिवनी से ये दुर्गा शंकर मेहता ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ से ये लीडर थे, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा दुर्गा शंकर मेहता। 1930 में खंडवा, सिहोरा, जबलपुर, रायपुर आदि स्थानों पर नमक कानूनों को तोड़ा गया। हमने इस पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में भी नमक कानून, सॉल्ट सत्याग्रह को मतलब तोड़ा, हमने काफी सारी चीजें करी। वर्धा के एक ग्राम में गांधी आश्रम की स्थापना से प्रांत में आंदोलन का जोर पकड़ा। मतलब यहाँ पे गांधी जी के एक आश्रम स्थापित करा, ठीक है, वर्धा में एक आश्रम स्थापित करा, उससे ये लोग जो रिवोल्ट चल रही थी वो और ज्यादा तेजी से होने लगी, एक तरीके से ये समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नमक कानून था, नमक सत्याग्रह था, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, जैसे झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, जंगल सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है कि चरण पादुका नरसंहार क्या होता है, ठीक है, चरण पादुका मैसेकर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या था, उसमें क्या हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमपी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चरण पादुका नरसंहार में क्या होता है, स्पेसिफिकली तो इसका डेट पढ़ लो पहले तो, ठीक है, 14 जनवरी 1931 को इसकी डेट है, ठीक है, 14 जनवरी 1931 को। इसको ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी फेमस क्यों, इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, ठीक है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग से इसको एड्रेस किया जाता है चरण पादुका मैसेकर को, ठीक है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग इंसिडेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। कब हुआ था, 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1931 को हुआ था, 14 जनवरी 1931 को हुआ था। घटनाक्रम में क्या हुआ था, चरण पादुका मैदान नरसिंहपुर छतरपुर में संचालित जनसभा पर कर्नल फिशर द्वारा गोलियां चलाई गई, परिणाम स्वरूप 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इसका ये घटनाक्रम था, परिणाम देख रहे थे बुंदेलखंड के कांग्रेस समिति का गठन। देखो इसमें स्पेसिफिकली क्या समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा वाला एरिया है, अपने छतरपुर वाला एरिया, यहाँ पे एक नदी बहती, उर्मिल नदी, ठीक है, उर्मिल रिवर, ठीक है, उर्मिल रिवर के जो ये तट पे बैठ के बहुत सारे लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो मकर संक्रांति का दिन था और यहाँ पे लोग बैठ के एक सभा बुला के मीटिंग कर रहे थे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हमें भगाना है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के गुड को हमको बाइकआउट करना है, तो सब चीजों को ये समझ रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे कॉलोनल फिशर ने, ठीक है, कॉलोनल फिशर ने उठा के कुछ जैसे जलियांवाला बाग में किया था वैसे उठा के शूट करने लगे लोगों को, तो यहाँ पे 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट में भी यही होता कि लोग बैठ के सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, ऑर्गेनाइज मतलब बातें कर रहे थे किस तरीके से हमें विरोध करना चाहिए, तो यहीं पे यहाँ पे भी सेम चीज हुई थी कि लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि किस तरीके से हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। उर्मिल नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उर्मिल नदी छतरपुर वाले एरिया रीजन में बहती है, तो इधर पे ये लोग बैठ के उसके जो बैंक्स ऑफ द रिवर उर्मिल वहां पे बैठ के बातें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और कॉलोनल जो फिशर है उठा के, जो ब्रिटिश एजेंट थे उन्हें उठा के फायरिंग शुरू कर दी थी, और 21 व्यक्ति जो 21 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी और काफी सारे लोग घायल हो गए थे, इसलिए इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चरण पादुका मैसेकर कब हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। जो जिस ग्राउंड पे ये लोग मीटिंग कर रहे थे उसको बोलते हैं हम सिंहपुर ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, कॉलोनल फिशर, ठीक है, कॉलोनल फिशर, ये नाम लिख देती हूँ इंग्लिश में भी, फिशर, किसने गोलियां चलाई थी, तो अपना नाम पता होना चाहिए, कॉलोनल फिशर ने, ठीक है। डेट हमें पता होना चाहिए 14 जनवरी 1931, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फटाक से एक बार देख लो आप, तो आगे हम इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका मैसेकर बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट इवेंट जो मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है, पंजाब मेल मैसेकर जिसको बोलेंगे, ठीक है। कब हुआ था ये, 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, खंडवा वाले क्षेत्र में हुआ था, खंडवा वाले क्षेत्र में हुआ था। घटनाक्रम क्या हुआ, इसमें लीडर्स के नाम पड़ेंगे, दलपत राव, यशवंत सिंह, देवनारायण द्वारा अंग्रेजों अधिकारी की हत्या कर दी थी, किसने अधिकारी, लीडर्स के नाम पता होना चाहिए, किसने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी, किसने, दलपत राव, ठीक है, यशवंत सिंह, देवनारायण ने यहाँ पे हत्या कर दी थी, ठीक है, यहाँ पे हत्या कर दी थी, ठीक है, ब्रिटिश एजेंट की यहाँ पे हत्या कर दी थी, ठीक है। परिणाम क्या होता है, यशवंत सिंह, देवनारायण को फांसी, दलपत राव को काला पानी की सजा, यहाँ पे उन्हें फांसी दे दी थी, और जो बचे हुए लीडर्स थे उनको काला पानी की जो अपनी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हम देते हैं उसमें इनको सजा मिल गई थी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय प्रजा परिषद, ठीक है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, 1934 की बात है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद। एनपी केलकर के नेतृत्व में कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया गया, कौन से इसमें लीडर थे, एनपी केलकर, एनपी केलकर यहाँ पे लीडर थे, किसमें, एनपी केलकर, इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है।
इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। कालांतर में मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल के प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, जमनालाल बजाज और हीराभाऊ उपाध्याय को मध्य भारत राजस्थान में प्रजामंडल के कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया गया। प्रजामंडलों ने ग्वालियर, इंदौर, रीवा, बड़वानी अन्य रियासतों में अपने कार्य को प्रारंभ किया। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, शंभुनाथ शुक्ल और राम सहाय तिवारी आदि विंध्य प्रदेश के सक्रिय थे। भोपाल में शाकिर अली खान तथा विदिशा में राम सहाय सक्सेना कार्यरत थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको फटाफट, ये सारे लीडर्स के नाम है जिसने स्पेसिफिक एरिया से, अलग अलग एरिया से इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको फटाक से आप लोग देखो, तब हम इसे आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट जो बहुत ज्यादा एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोहावल नरसंहार। ठीक है, सोहावल मैसेकर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सोहावल मैसेकर बोलते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 10 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई 1938 को हुआ था। 10 जुलाई 1938 को हुआ था। स्थान कहाँ पे था? बीर सिंहपुर, सतना में एक एरिया है। सोहावल मैसेकर कहाँ पे हुआ था? बीर सिंहपुर, एक सतना में एक एरिया है, वहां पे हुआ था। कौन सा? सोहावल मैसेकर, जिसको हम एक और नाम से एड्रेस करते हैं, विच इज मजान शूटिंग इंसिडेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? मजान शूटिंग इंसिडेंट। ठीक है, देखो इसमें स्पेसिफिकली क्या करते हैं, मीटिंग चल रही थी। ठीक है, मीटिंग के जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे बुद्धा प्रताप सिंह। ठीक है, मीटिंग के जो ऑर्गेनाइजर थे बुद्धा प्रताप सिंह, ये बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो उठा के जो ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिशर्स के जो एजेंट थे, उठा के उन्हें शूटिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलता है मजान शूटिंग इंसिडेंट बोलता है, और बैठ के इन लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, मजान गोलीकांड, देखो उसका नाम भी लिखा है, अलग सा नाम क्या है, मजान गोलीकांड इसको बोला जाता है, मजान शूटिंग इंसिडेंट। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को किस तरीके से हटा सकते हैं, इनके जो रूल्स हैं, इनके प्रोटेस्ट, जो सब एट्रोसिटीज ये लोग फेस करते हैं, इसके खिलाफ बैठ के ये लोग मीटिंग कर रहे थे लाल बुद्धा प्रताप सिंह की लीडरशिप में। तो उठा के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसको हम बोलते हैं मजान शूटिंग इंसिडेंट। और जो विलेज यहाँ पे, जो विलेज का नाम है वो है हिनौता विलेज। ठीक है, हिनौता विलेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोहावल नरसंहार, सोहावल मैसेकर जिसको बोलते हैं, मजान शूटिंग इंसिडेंट। तो इसमें किस रीजन से हुआ था, क्या डेट है, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ नहीं, बैठ के लोग मीटिंग कर रहे थे, उठा के इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इसी में लोग, ये जो बुद्ध प्रताप सिंह थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यही समझा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, कांग्रेस का 52 अधिवेशन। ठीक है, जो 1939 में हुआ था, स्थान इसका त्रिपुरी कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसको जबलपुर में हुआ था, अध्यक्ष थे इसके सुभाष चंद्र बोस। परिणाम क्या था? महात्मा गांधी के असंतोष के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। मतलब यहाँ पे जो लीडर जो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट वो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन महात्मा गांधी वहां से उससे खुश नहीं थे सुभाष चंद्र बोस के इलेक्ट होने से, तो उन्हें उठा के उसको उनको मतलब रिजिग्नेशन दे दी थी, त्याग पत्र दे दिया था कि ठीक है वो प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर रहे हैं। और जो उनकी जगह पट्टाभी सिद्धारामैया यहाँ के अध्यक्ष बने थे। जो त्रिपुरी कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। नेक्स्ट है हमारा जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह 1942 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता या जो लीडर थे वो कौन थे? विरसा गोंड यहाँ के लीडर थे। ठीक है, 19 अगस्त 1942 को विरसा गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के समीप रेल की पटरी को उखाड़कर फेंक दिया गया था। परिणाम क्या हुआ? आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उठा के इन लोगों रेल पटरियों को उठा के फेंक दिया था। ठीक है, विरसा गोंड के नेतृत्व में, ठीक है, उनके विरसा गोंड के लीडरशिप में, तो इसके उठा के आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी गई। ठीक है, वीरसा गौंड के कारावास की सजा सुनाई गई और उनकी मृत्यु कारावास में ही हो गई। ठीक है, इनको कारावास की सजा सुनाई गई और इनकी मृत्यु भी कारावास में ही हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जंगल सत्याग्रह 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। ठीक है,
इसको फटाफट एक बार आप लोग देख लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुई थी, इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थी वो पढ़ रहे हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ विनोबा भावे द्वारा जबलपुर में किया गया था। ठीक है, विनोबा भावे द्वारा इंडिविजुअल जो सत्याग्रह चलाई गई थी वो विनोबा भावे द्वारा जबलपुर में करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से शुरू हो गया था। इसके प्रमुख जो नेता थे, जो प्रमुख लीडर थे वो कौन से, जगन्नाथ महोदय, जमनालाल बजाज, भगवान राव मंडलोई, मंगन लाल बागड़ी, ब्रिजलाल बियानी। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश के लीडर्स थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश की क्रांति में उग्र रूप दिया। ठीक है, इन्हें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो ये मध्य प्रदेश के लीडर्स है जिनने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, दमोह, सागर, छत्तीसगढ़ आदि में व्यापक आंदोलन हुए। ठीक है, इस क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए और भारी संख्या में गिरफ्तारियां की गई। कई स्थान पर सरकार का कामकाज ठप कर दिया गया। ठीक है, कहीं बहुत सारे एरियाज में जो सरकार का जो काम था वहां पे इन लोगों ने ठप कर दिया गया था, काफी ज्यादा काम को ठप कर दिया। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारियों में झाबुआ निवासी चंद्रशेखर आजाद सशस्त्र संघर्ष के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने असंभव कार्यों को अंजाम दिया था। अंत में प्रयागराज में एल्फ्रेड पार्क में, तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए। ठीक है, एल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में थे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, ये झाबुआ के निवासी थे। ये हमें पता होना चाहिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अब ये है हमारा राइस मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं राइस मूवमेंट, चावल आंदोलन। इंपॉर्टेंट है राइस मूवमेंट। ये चावल आंदोलन हुआ था, रीवा में हुआ था। 28 फरवरी 1947 को चावल पर कर वसूली के विरोध में आंदोलन किया गया। चावल पे भी, जो हमारा स्टेपल फूड है, चावल रोटी, तो ये हमारा स्टेपल फूड है, तो इसके ऊपर भी हम ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स लगा रहे थे। तो चावल कर की जो वसूली पे इन लोगों ने विरोध किया था कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो इसको बोलते हैं राइस मूवमेंट। ठीक है, कहाँ हुआ था, रीवा में हुआ था। इस दौरान त्रिभुवन तिवारी एवं उनके साथियों, लीडर थे कौन से, त्रिभुवन तिवारी और उनके साथियों की हत्या कर दी गई थी। त्रिभुवन तिवारी और उनके साथियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, त्रिभुवन तिवारी का नाम आपको पता होना चाहिए, और इनके साथियों की हत्या कर दी गई थी। चावल पर कर या चावल पर टैक्स ले रहे थे ब्रिटिशर्स, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, डेट पता होना चाहिए, 28 फरवरी। ठीक है, 1947, राइस मूवमेंट बोलते हैं रीवा का चावल आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे भोपाल जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, एक जलियांवाला बाग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो अपने पढ़ा था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग इंसिडेंट किसको बोला जाता है, ये हमारा भोपाल का है। ठीक है, भोपाल का जलियांवाला बाग, ये अलग अलग दोनों चीजें हैं, दोनों को सेम नहीं, दोनों को सेम से रिलेट मत करना आप लोग, सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या बोल रहे हैं, 14 जनवरी 1949 को नर्मदा तट पर ध्वजारोहण के समय नवाब की सेना ने जनता पर गोलियां चला दी। ठीक है, स्पेसिफिकली लोग झंडा फहरा रहे थे। ठीक है, तो ये जो नवाब की जो सेना थी, यहाँ पे इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो गोलियां चला दी थी। इसी को बोलते हैं, इस घटना को ही भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। इस घटना को ही भोपाल का जलियांवाला बाग घटनाकांड बोला जाता है। फ्लैग होस्ट कर रहे थे नर्मदा रिवर के तट पर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, और आपस में इन लोग की जो भी लड़ाई हो गई, तो जो नवाब की जो सेना थी उन लोगों ने गोलियां चला दी थी लोगों पे। ठीक है, रायसेन में हुआ था। ठीक है, ये जो है रायसेन में हुआ था। रायसेन हमारा डिस्ट्रिक्ट है भोपाल के पास, वहां पे हुआ था, रायसेन में हुआ था। विलेज का नाम भी लिखा है बोरिस विलेज, बता देती हूँ मैं, बोरिस विलेज। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने शुरू किया था, यहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई थी, तो इसको बोलते हैं भोपाल का जलियांवाला बाग इंसिडेंट और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमने पहले पढ़ा था, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमने मध्य प्रदेश का जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन था वो सब हमने कवर कर लिया है।
ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक्स को हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया, सारी जो चीज़ें थी यूनिट 2 में ऑल हैव बीन कवर्ड, बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया। तो ये आपके एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे। अगर आपको ये पर्टिकुलर हमारी जो हमने पढ़ा उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे स्पेसिफिकली हमारे बैचेस चल रहे हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के 2026 के लिए। तो आप उसमें जिनको न्यू बैच लेना है, जिनको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है, तो आप इसको बैच को ले सकते हैं। ये हमारा अर्जुन बैच चल रहा है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट है, ठीक है। और ये हमारे 2026 के लिए चल रहा है। आप हमारे एमपीपीएससी की जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो भी आपको मिल सकती है नोट्स को, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।